एक लड़का जब जब अपने घर से निकलता था तब तब लोग उसको रोकते थे, टोकते थे और उससे कहते थे कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है। जब देखो तब सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो डालती रहती है। कभी वो नाटक करती है, कभी वो नाचती है और कभी वो गाती है। आखिरकार तुम्हारे घर में हो क्या गया है? पति जब ये बात सुनता था तो अपने पति को समझाता था, कहता था कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा बदनामी कर रहे हैं, तुम ये सब छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, आईटीआई की हुई हो और कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब कुछ तुम जानती हो। अच्छे से तुम इस काम को करो और ये काम तुम्हारा चलेगा, इससे इनकम भी अच्छी होगी। पत्नी ने जैसे ये बात सुनी उसने इग्नोर कर दिया। पति को फिर से लोगों ने टोका तो पति ने फिर से अपने पत्नी को रोकने की कोशिश की। बात आगे बढ़ जाती है यहाँ से और उसके बाद पति अपने पत्नी से साफ साफ कह देता है कि आज के बाद ना तुम कोई वीडियो बनाओगी और ना ही कोई रील्स बनाओगी। बस ये रोकथाम थी, बाउंड्रेशन थी और ये जो दीवार खींची जाती है, लकीर जो ये बनाई जाती है, उसके बाद फिर उसका पति अपने पत्नी को एकदम से रोक देता है और पत्नी फिर एक नया रास्ता खोज लेती है। यही एक व्यक्ति से, एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो खुद एक बच्चे की माँ होती है और जो दोस्ती होती है वो दो बच्चों का पिता होता है। उधर वो अपने पत्नी से परेशान था और इधर ये अपने पति से परेशान थी। दोनों की दोस्ती, प्यार और इसके बाद अवैध संबंध। और यहाँ से एक इबारत लिखी जाती है, कत्ल की। और कत्ल एक भयानक रूप में। अब वो ऐसा नाटक करती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग बड़ा ही बुरा बुरा कह रहे थे। लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। आसपास के जितने भी थाने थे, जितनी भी चौकी थी, पुलिस वाले थे या फिर कोई मीडिया या फिर इन्फ्लुएंसर जो थे, वो ज़्यादातर जगहों पर एक फ़ोटो वायरल कर रहे थे। उसमें एक आदमी का हाथ दिखाया जा रहा था। हाथ पर लिखा हुआ था प्रवीण। कहा जा रहा था कि ये लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है, गल चुकी है। इस लाश की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ है। अगर किसी ने इस व्यक्ति को देखा हो, इस व्यक्ति के बारे में कोई सूचना हो, दे सकता है तो वो सूचना आकर के यहाँ पर दे दें। हम इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से ये मैसेज लोगों तक फैलाया गया था, उन तक पहुँचाया गया था। अब क्योंकि 3-4 दिन पुरानी ये लाश होती है जो सड़ चुकी होती है, इसके बारे में पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आखिरकार फिर अगला दिन आता है और अगले दिन भिवानी का ही एक पुराना स्टैंड के पास रहने वाले एक संदीप नाम का व्यक्ति होता है। उसके पिता एक सुभाष होते हैं। दोनों ही आते हैं और जाकर के पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, एक फ़ोटो है जो लगातार वायरल हो रही है। हम तो उस फोटो को देखने के बाद आए हैं। हमारा बेटा है जो गायब है, मिल नहीं रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमने उसको ढूंढा नहीं या फिर तलाश नहीं की। आखिरकार पिता सुभाष ने जब ये बात कही तो पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को दिखाया कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, इस तरीके की लाश मिली है, क्या देख करके बता सकते हैं कि कौन है। वो देखते ही पहचान जाते हैं, उसके हुलिये से, उसके कद काठी से और उसके कपड़ों से और उसके उस हाथ पर लिखे हुए प्रवीण से कि ये तो हमारा बेटा है। प्रवीण नाम है इसका, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। ये शादीशुदा है, एक इसका बेटा है और इसका बेटा लगभग 6 साल का है। नाम उसका मोहित है और पत्नी इसका, जिसका नाम है रवीना। अब ये खबर घर तक पहुंच जाती है। घर वाले लोग सब पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं जहां पर लाश रखी हुई होती है। परिवार वाला को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। खासकर पत्नी या फिर जो बच्चा था 6 साल का, वो इतना रो रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी घटनाक्रम के बारे में पता चलेगा, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शायद नदी में या फिर उस पानी में गिर गया है। जो नाला था उसमें जो पानी था उसमें वो अपने आप से गिर गया है और गिरे हुए होने की वजह से पानी में उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था।
शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि जैसे कोई ये हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी हत्या हुई है। लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस ने उस लेवल पर कोशिश नहीं की जिस लेवल पर पुलिस को कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि परिवार के लोगों ने अपने तरीके से कोशिश करना शुरू कर दिया और परिवार के लोगों ने आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगातार कई दिनों तक ये सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया उन्होंने। अब कैमरे खंगालते खंगालते आखिरकार ये जो परिवार के लोग होते हैं उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर 25 या 26 मार्च के रात में बाइक में एक महिला बैठी हुई है और पीछे एक पुरुष है जो बाइक चला रहा है और एक कपड़े में लिपटा हुआ कोई व्यक्ति है या फिर सामान है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जब उस फोटो को बार बार सीसीटीवी में गौर से देखा गया तो पता चलता है कि ये तो रवीना बैठी हुई है, लेकिन रवीना के आगे कौन बैठा हुआ है और बाइक को चला कौन रहा है। बस ये पुलिस के लिए, परिवार के लिए एक सवाल होता है। अब परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि साहब ये देखो, रात के 12:55 के आसपास ये बाइक पर 3 लोग हैं, जिसमें कि पीछे वाली हो ना हो ये रवीना ही है, आप इससे एक बार बातचीत करिए। जब पुलिस वालों के पास ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस वालों ने रवीना को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस को कई दिन लग जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी था कि आखिरकार बाइक पर कौन बैठा हुआ था, वो व्यक्ति कौन था। पुलिस ने आखिरकार 11 अप्रैल 2025 को उसको भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब पुलिस जो होती है वो रवीना से पूछताछ करना शुरू करती है। तब रवीना बताती है कि रेवाड़ी के पोसूर तहसील का एक गांव लगता है जूरी और वो वहाँ की रहने वाली होती है। 10वीं तक उसने पढ़ाई की हुई थी और पढ़ाई करने के बाद वो जब ससुराल आती है, उसकी शादी होती है 2015 में प्रवीण से। तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में एकदम ठीक ठाक चल रहा था। एक बालक भी उनका पैदा हो जाता है और इसी बीच में उसने 12वीं की पढ़ाई की ससुराल में रहते हुए और ITI की, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारा काम सीखा और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से पटरी पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जब कुछ साल बीत जाते हैं, जनवरी 2024 का यह वाक्य बताया जाता है। अचानक ही किसी ने उससे कहा कि तुम इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो और अच्छी एक्टिंग भी तुम कर लेती हो, अच्छी लिपसिंग भी कर लेती हो। किसी भी गाने पर अगर तुम्हारी लिपसिंग होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तुम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर अपनी किस्मत आजमाती हो? आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है। रवीना ने जैसे ही ये बात सुनी तो रवीना को लगता है कि हाँ, उसके अंदर भी हो सकता है कि प्रतिभा हो, इसलिए उसने रील्स बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। खासकर वो रील बनाती थी इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पर जैसे ही उसने रील बनाई, रील लोग पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे करके उसके फॉलोअर जो वो बढ़ने लगते हैं। इधर तो उसकी रील्स बढ़ने लगती है, फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को ये पता चलता है तो जो उसका पति होता है ऑटो ड्राइवर प्रवीण, उसको ये बात बड़ी ही अजीब लगती है। अजीब इसलिए लगती है कि जब जब उसके पास कुछ लोग आते थे, आसपास के जो लोग आते थे तो वो रोकते थे, टोकते थे और कहते थे कि तुम्हारी बीबी क्या नचनिया हो गई है, तुम्हारी बीबी क्या नौटंकी में शामिल हो गई है। इस तरीके की भद्दी भद्दी बातें जब रवीना के बारे में प्रवीण से कही जाने लगी तो प्रवीण अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि रवीना, बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बड़ा ही अनाप शनाप बोलते हैं, गंद संद फैलाते हैं, इसीलिए तुम ये सब काम छोड़ दो। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम वही काम क्यों नहीं करती जिस काम की तुमने पढ़ाई की है, सिलाई कढ़ाई, इसके बारे में तुम आगे सोचो, इसी काम को तुम आगे लेकर के जाओ। पति ने अपनी पत्नी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी को ऐसा लगने लगा कि जब जमाना उसको पसंद कर रहा है, उसके रील्स को देख रहा है और उससे इनकम भी उसकी हो रही है, पति आखिरकार उसे रोकता क्यों है, टोकता क्यों है। अब वो अपने पति से नाराज़ होने लगती है। नाराज़ रहते रहते वो कभी कभार अपने मायके भी चला जाया करती थी, कई कई दिन के लिए चला जाया करती थी। प्रवीण को ये बात खराब लग रही थी। जब जब वो अपने पत्नी को लेकर के आया था घर, तब वो एक ही बात किया करता था कि ये सब मत करो। आखिरकार जब वक्त आगे बढ़ता है तो प्रवीण ने अपने पत्नी के इस काम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि तुम अब आज के बाद कभी कोई रील्स नहीं बनाओ, कभी कोई वीडियो नहीं बनाओ।
जब रवीना वीडियो बनाती थी, रील्स बनाती थी, तभी उसकी दोस्ती जो होती है वो एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम सुरेश राघव होता है। सुरेश राघव मिसराल की एक खासी जगह लगती है, खासी का ही एक वहाँ पर गांव लगता है प्रेमनगर, और वहाँ का वो रहने वाला होता है। 12वीं तक उसने पढ़ाई की हुई थी। उसने भी यूट्यूब की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई हुई थी। एक्टिंग करता था, डांसिंग करता था, लिपसिंग वगैरह वो किया करता था, किसी भी गाने में अच्छे से। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। हालांकि उसके पिता ने अपने ही साथ रेलवे में उसकी नौकरी लगाने की कोशिश की। महज 2 साल उसने नौकरी की, और जब साल 2016 आता है तो उसकी शादी हो जाती है। उसको एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है, और वो अपने घर में इकलौता होता है। साथ ही उसकी 5 बहनें होती हैं। 5 बहनों का वो इकलौता भाई होता है, लेकिन शुरुआत से ही उसको लाड प्यार से रखा जाता है। पिता रेलवे में जॉब करते हैं और माँ गृहिणी होती है, और इधर दादी की पेंशन भी आती थी। लेकिन वो खुद क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता था। वो कहता था कि मैं यूट्यूबर हूँ और विदेश में जाता हूँ, यानी कि वो कहता था कि वो दुबई में घूम करके आया है। परिवार वाले इस बात से तो खुश होते थे, लेकिन अपने पत्नी को और अपने बच्चों को वो कभी खर्चे के पैसे नहीं देता था, उनसे दूर रहता था। अब अचानक से रवीना की रील्स आनी जब बंद हो जाती है तो उसने रवीना से संपर्क किया, सुरेश ने, और उसने कहा कि तुम्हारी रील्स आनी क्यों बंद हो रही है। तो वो कहती है कि मेरा पति बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहा है। वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी रील्स बनाती हो, तुम आगे इसमें काम करो, और काम करोगी तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा और तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। इसीलिए सुरेश और रवीना दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगते हैं, एक दूसरे का कंधा भी वो शेयर करने लगते हैं। कंधे पर रखकर सर अपनी बहुत सारी बातें, रोना धोना, ये सब इनका चलने लगता है। तब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार के बाद फिर अवैध संबंध बनने लगते हैं। और इस बात का पता चल जाता है प्रवीण को। प्रवीण को गुस्सा आता है, और इसके बाद जब उसने बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी रवीना उसके साथ ट्वीट करती थी, उसके साथ वीडियो बनाती थी, और ये बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल। आखिरकार कई दिनों के बाद, ये बात है 23 मार्च 2025 को, लगभग 20 दिन के बाद वो अपने ससुराल में आती है। और ससुराल में आने के बाद जैसे ही घर पर आती है तो यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में कहासुनी हो जाती है, और कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। प्रवीण जहाँ पर रहता है वो पुराना बस स्टैंड के पास, बुजुर्ग वाली डांडी के एक उसी के पास उसका घर है, वहीं पर वो रहता है। वहाँ पर जो उसका ससुर है, ससुर तो हलवाई का काम करता था, जो अक्सर घर पर नहीं रहा करता था। लेकिन जो प्रवीण का छोटा भाई है वो बाहर ड्यूटी पर रहा करता था, और उसकी पत्नी घर में रहती थी नीचे, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में वो खुद रहता है, और उसका बेटा रहता है, और उसकी पत्नी रहती है, जो कभी कभार वो आ जाया करती है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई है वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं अलग रहता था। अब जब 23 मार्च 2025 को प्रवीण और रवीना के बीच में झगड़ा हो जाता है, तभी रवीना अपने दोस्त, अपने प्रेमी जिसका नाम सुरेश राघव होता है, उससे साफ साफ कहती है कि अब इसका काम तमाम करने का समय आ गया है, इसलिए अब हम इसका काम तमाम करेंगे। प्लानिंग करो, जो भी बढ़िया से प्लानिंग हो, और इसको हम रास्ते से हटा देंगे। अब इस तरीके की प्लानिंग की जाती है, और ये 25 मार्च को फिर से अपने घर आती है, क्योंकि इसके घर में जाने का जो रास्ता था वो बाहर से था, क्योंकि ये ऊपर की मस्जिद पर रहती थी। नीचे की मस्जिद में इसकी जो देवरानी होती है, और उस रात देवरानी को कुछ पता ही नहीं था कि उसकी जेठ की आज रात को हत्या होने वाली है। जैसे ही ये 25 तारीख के रात को इंतज़ार कर रही थी कि कब ये सोएगा इसका पति, इससे पहले ही उसने उसको फ़ोन कर दिया था अपने प्रेमी को कि तुम आ जाओ। फिर प्रेमी अपनी बाइक लेके कर आ जाता है, और जैसे ही रास्ते से बाहर का रास्ता होता है उससे वो अंदर प्रवेश करता है। प्रवीण सो रहा था, और जैसे ही किसी की आने की आहट प्रवीण को लगती है वो तुरंत ही जाग जाता है। लेकिन पत्नी पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। उसके गले में एक दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाया जाता है, और गले को तब तक दबाया जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। प्रवीण की हत्या करने में, उसका कत्ल करने में, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जो प्रेमी होता है सुरेश ने
तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए और उस प्रयास में वो सफल भी हो जाते हैं दोनों। और सफल होने के बाद जैसे ही रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, उसको चादर से लपेटा जाता है और लपेटने के बाद उसके बॉडी को ऊपर वाले मंजिल से उतार करके लाते हैं। आगे सुरेश बाइक चला रहा होता है और पीछे जो होती है वो प्रवीण बैठा हुआ होता है, जो कंबल में लपटा हुआ था। और फिर उसको पकड़ के बैठ जाती है पत्नी। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक विनोद रोड पड़ता है, वहाँ पर ड्रेन है और ड्रेन में एक पानी यानी कि तालाब है और तालाब में पानी है और उस पानी में ले जा करके सुरेश को डाल देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पर अब पड़ा रहेगा तो इसकी लाश सड़ जाएगी और तब जा करके लोगों को पता चलेगा, तो फिर इसकी लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो भले ही चाहे उसकी लाश को पहचानना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके हाथ पर जो लिखा हुआ था प्रवीण, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और पुलिस ने उसी वे लिखे हुए प्रवीण का सहारा लिया। आखिरकार 3-4 दिन के बाद बॉडी मिल जाती है और बॉडी मिलने के बाद फिर परिवार वालों ने ही इस घटनाक्रम का अपने स्तर से जो प्रयास किया था, बाकी का काम पुलिस ने कर दिया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया। फिलहाल ये जेल में है। और इस घटना को भी मेरठ के उस घटना से जोड़ करके देखा जा रहा था, जहाँ पर मेरठ ने मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी से के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। अब इस घटना के बाद जो ये प्रेमी होता है, जो लड़की होती है जिसका नाम रवीना होता है, रवीना का इकलौता लड़का भी बचता है, पति मर चुका है और अब उस बेटे की परवरिश कैसे होगी। साथ ही सुरेश राघव है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जब उसके पत्नी से मीडिया कर्मी ने बातचीत की, उस प्रेमी की, तो उस पत्नी ने रो रो कर अपनी कहानी बयान की, क्योंकि वो पहले से ही विधवा जैसी जिंदगी जी रही थी। अब पता नहीं आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसका पति उससे बात ही नहीं करता था पहले, और अब वैसे तो वो जेल चला गया है। कब वो जेल तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। और आपको यहाँ पर बताना है कि आजकल जो बहुत अवैध संबंध बन रहे हैं, जो नाजायज़ संबंध बन रहे हैं, इसके परिणाम बहुत ही बेहद और बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहे हैं। तो इसीलिए अवैध संबंधों से बचना चाहिए। अवैध संबंध का परिणाम हमेशा घातक होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।